आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। तो हमने जो है अरस्तु के अनुकरण पे कल बातचीत बहुत विस्तृत रूप में किया है। आज हम सब बातचीत करेंगे अरस्तु के अनुकरण की व्याख्याएं। ये नौ क्लासिकी व्याख्या है, स्वच्छंदतावादी व्याख्या है, रूपवादी या संरचनावादी व्याख्या है। ठीक है, ये तीन जो है की व्याख्याएं हैं। और इन नौ क्लासिकी में बहुत सारे विद्वान हैं, है ना। मैंने आपको बताया था क्लासिक मतलब होता है कि जो शास्त्र से जुड़ा हुआ हो, या कह सकते हैं कि जो थोड़ा शास्त्रीय पद्धति पे चलने वाले हो। जैसे हमने रीतिकाल के संबंध में देखा था, रीतिबद्ध काव्य जिस प्रकार से लिखा गया है और केशव ने जिस प्रकार से अपनी रचना की है, केशवदास ने, वो एक तरह से अपने भारतीय परिवेश में देखा जाए तो नौ क्लासिकी रचनाकार हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो शास्त्र को मान के चलते हैं, जो नियमों को मान के चलते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने अनुकृति और प्रकृति की किस प्रकार से व्याख्या की है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी अन्य चीजों पर बातचीत करेंगे। पहला है नव क्लासिकी व्याख्या। ठीक है, कह रहे अरस्तु के अनुकरण की नव क्लासिकी व्याख्या करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नाम होरेस का है। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था इसमें बहुत सारे विद्वान हैं और उन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की है। तो होरेस जो महत्वपूर्ण विद्वान है, जिन्होंने नव क्लासिकी के अंतर्गत में अनुकरण की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने इसका अर्थ प्राचीन काव्य सिद्धांतों के साथ प्राचीन श्रेष्ठ काव्यों का अनुसरण आवश्यक माना। अनुकरण आप लोग ने जो बात बार बार आप देख रहे हैं ना, तो काव्य अनुकरण तो माना है अरस्तु ने, लेकिन वो कहा कि एकदम हूबहू नकल नहीं होता है। तो कह रहे कि यहाँ पे जो अनुकरण का मतलब है, होरेस जो है कि जो अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो प्राचीन काव्य सिद्धांत हैं और साथ ही साथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन शास्त्र हैं, उनका उन्होंने कहा कि काव्य में अनुसरण होना चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको रीतिकाल के बारे में बताया और विशेषतः रीतिबद्ध साहित्य के बारे में कि वो लोग नए कलेवर में संस्कृत भाषा को छोड़ करके ब्रज भाषा में क्या करते हैं, ये जो अलंकार रस छंद वगैरह हैं, उन सब की व्याख्या अलग ढंग से करते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो है वो रीति से या शास्त्र से बंधे हुए। क्लियर है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो अनुकरण है वो किस बात का होना चाहिए, जो प्राचीन काव्य शास्त्र के नियम हैं, या जो प्राचीन समाज के जो नियम हैं, या जो प्राचीन देवी देवताओं से, ईश्वर से संबंधित जो काव्य ग्रंथ हैं, उन सब का अनुसरण होना चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। उन्होंने अनुकरण का यह अर्थ लगाया। ठीक है, कह रहे कि मध्यकालीन व्याख्याकारों ने काव्य प्रकृति की अनुकृति है कि व्याख्या करते हुए कहा, प्रकृति का अर्थ हुआ नियमों से बधा हुआ। ठीक है ना, नियमों से बधा हुआ। और अनुकृति का अर्थ हुआ कि यंत्रोक्त प्रत्यंकन, मतलब कि हु बहु उसी प्रकार से उसका चित्रण। आप लोग समझ रहे हैं कि नव क्लासिकी व्याख्या में क्या किया गया, इसमें कुछ जो है कि नया नहीं कहा गया। कहा गया इसमें जो है कि जो प्रकृति है वो क्या है, एक अपने तरीके से नियमों से बधी हुई है। निश्चित रूप से नियत समय पे सूर्य उदय, नियत समय पे शाम होता है, नियत समय पे आप लोग देखिए आपके ऋतुएं बदलती हैं, है ना। बाढ़ का समय सुनिश्चित है, वर्षा का समय सुनिश्चित है। ठीक है, इतनी परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत हजारों सालों में जाके परिवर्तन होता है जो पता चलता है। तो कह रहे हैं कि काव्य में जो है कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है, वह जो है कि अपने नियमों का अतिक्रमण जल्दी नहीं करती है, उसी प्रकार से काव्य में भी जो नियम है, जो शास्त्रीय नियम है, जो सिद्धांत है, उससे बंध करके रचना की जानी चाहिए। यही बात रीतिबद्ध साहित्य में जाकर के हुई थी। वो लोग अलंकार की पे बल देते हैं, हा? वो लोग रस पे बल देते हैं, वो लोग छंद पे बल देते, छंद शास्त्र पूरा जो है कि उन्होंने केशव ने उस पर अपना ग्रंथ ही लिखा है। आप सॉरी, केशवदास ने जो अन्य भी उनके ग्रंथ है आप उनको देखिए। और भी जो रीतिबद्ध साहित्यकार हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, मोतीराम को पढ़ा है ना, भूषण को पढ़ा है,
तो ये लोग की काव्य को आप देखिए, वो लोग जो है कि वहां पे नियमों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो नव क्लासिक वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ हुआ नियमों से बधा हुआ, और अनुकृति का अर्थ हुआ यंत्रवत प्रत्यांकन, मतलब कि ठीक जैसी जो चीज दिख रही है उसी रूप में अनुकरण किया जाए, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ये जो है नव क्लासिकी वाले लोगों की, और इसमें ये व्याख्या किसी होरेस का है, ठीक है ना, विद्वान है, उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान है, और उन्होंने जो है कि यह बात उन्होंने इसमें कही है। आप लोगों को समझ में आया नव क्लासिकी यस सर। व्याख्या क्या है? कि क्लासिक मतलब कि जो पुरातन है, प्राचीन है, उसको उसी रूप में जो है कि नए अपने काव्य में, अपने ग्रंथों में उसका समावेश करना। बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप लोग यहीं पे। यहाँ पे व्याख्या किसकी की जा रही है? एक तो प्रकृति की और दूसरी अनुकृति की, है ना, क्योंकि अरस्तु की ये मूल स्थापना है, काव्य क्या है? प्रकृति की अनुकृति है ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रकृति है उसको यह कहा गया कि नियमों से बधा हुआ, यानी जो शास्त्रीय, जो काव्य शास्त्रीय नियम है, जो साहित्य या कलाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं, और जो मात्र उस समय के प्राचीन काव्य ग्रंथ हैं उनका अनुसरण करना, है ना। और जो अनुकृति किया गया, जो अनुकरण की बात की गई, वो क्या होगा? यंत्र प्रत्यांकन, मतलब कि ठीक वैसे ही उसी प्रकार की रचना कर देना, ठीक है ना। ये है नव क्लासिकी व्याख्या इसकी, और अरस्तु की। कह रहे कि इन दोनों व्याख्याओं की सीमा यह है कि जैसा हो सकता है या जैसा होना चाहिए के लिए इसमें कहीं कोई अवकाश नहीं है। अरस्तु ने अपनी बात में यह भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि एक पहला उन्होंने बात जो कहा था वो यह कहा था, आप लोग देखिए, जो अरस्तु की जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने 3 बातें कही थी कि जैसी वे थी या है ठीक हूबहू आप नकल कर लीजिए, कह रहे कि जैसी वो कही या समझी जा सकती हैं, इसका भी जो है कि चित्रण हो सकता है, और या रचना में उसका समावेश हो सकता है, और भविष्य के लिए जैसी वो होनी चाहिए इसकी भी रूपरेखा अपने काव्य में व्यक्त की जा सकती है। आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो नव क्लासिकी व्याख्या का लोगों हैं, वो जैसी भी थी या है ठीक, ये बात तो अनुकृति में उन्होंने ले लिया, लेकिन जैसी वे हो जो कही या समझी जाती है, या जैसी वे होनी चाहिए, इसका वो कोई जिक्र नहीं करते हैं। तो बात यहाँ पे फिर जो है कि जो नव क्लासिकी व्याख्याकार हैं उनकी बात अधूरी रह जाती है, अपूर्ण रह जाती है, और एकांगी हो जाती है, क्योंकि जो बात अरस्तु ने अपने अनुकरण के चिंतन में कही थी, वह कहीं ना कहीं संपूर्णता में नहीं जाता है। कुछ जो है उसका अंश जो है कि नव क्लासिक की व्याख्या में जरूर आता है, लेकिन जो है कि वह अपूर्ण है, ठीक है। तो आप देखिए, उसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया था कि इन दोनों व्याख्याओं की सीमा यही है कि जैसा हो सकता है या जैसा होना चाहिए के लिए इसमें कहीं कोई अवकाश नहीं है। तो आप लोग जो है जब नव क्लासिक की व्याख्या के विषय में बात करिएगा तो उन्होंने प्रकृति और अनुकृति का क्या अर्थ किया है ये जरूर बता दीजिएगा, और उसके बाद ये जरूर बता दीजिएगा कि आखिर जो है कि यह जो व्याख्या की गई है यह किस प्रकार से एकांगी है, या इसमें पूर्णता नहीं है, या अपूर्ण है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप सब हैं यहीं पे? यस सर। यस सर। हाँ, ये 9 क्लास में जो हमने बातचीत किया है, वो 9 क्लासिकी व्याख्या की जो सीमा है हमने यहाँ पे जो एक ऊपर लिखा हुआ है। आप लोगों को ये समझ में आया कि 9 क्लासिकी व्याख्या में किस बात की व्याख्या की गई है, और अनुकरण का जो सिद्धांत अरस्तु ने दिया था कि काव्य या कला जो है कि प्रकृति की अनुकृति है, तो इसमें व्याख्या किस शब्दों की जा रही है? जैसे वहां पे विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग और रस निष्पत्ति की बात होती थी ना, विभावानुभाव, संयोग और रस निष्पत्ति क्या होती है, इस पे बातचीत, इसकी व्याख्या की गई थी। यहाँ पे जो है कि आप देखिए ठीक उसी ढंग से यहाँ पे प्रकृति और अनुकृति या अनुकरण की बातचीत की जा रही है, उन 2 शब्दों की व्याख्याएं की जा रही हैं। तो 9 क्लासिक की व्याख्या जो थी वो आपको मैंने पिछले अभी तत्काल में बताया, और उसकी क्या कमी है या क्या सीमा है उसके बारे में भी यहाँ पे हमने 2 लाइनों में आपको बताया है। इसके बारे में आपको किताबों में हो सकता है कि एक आध पेज लिखा हुआ मिलेगा,
तो आप लोग बहुत विस्तृत जानना चाहिए तो वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, नौ क्लासिक की व्याख्या क्या थी, उस समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। स्वच्छंदतावादी व्याख्या। कल किसी ने हमसे पूछा था कि सर, जो स्वच्छंदतावाद है क्या हमारे जो साहित्य में छायावाद है उससे मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता है। और आप बहुत सारी जो प्रवृत्तियां जो हमारे छायावाद में है वह स्वच्छंदतावाद से जुड़ी हुई हैं। इसको पश्चिम में रोमांटिसिज्म कहते हैं। जैसे वो नौ क्लासिकी था, तो इसी प्रकार से ये रोमांटिसिज्म है। और वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स इत्यादि जो है कि इसमें महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से अपने काव्य में जिन बातों को कहा है, लिखा है, जिस उन्मुक्त भाव से व्यक्त किया है, हमारे भारतीय कह सकते हैं कि छायावाद में भी उस तरह के उन प्रवृत्तियों को लेकर के, रहस्यवाद को लेकर के, कल्पना को लेकर के, प्रकृति को महत्व दे करके, हाँ, स्त्री को महत्व दे करके, स्वतंत्रता की बात को ला करके, है ना, इस तरीके से उसमें भी जो है कि ये सारी बातें रखी गई हैं। और हम लोग उसको स्वच्छंदतावादी कहते हैं या छायावादी कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो है कि वहां से रिलेट करिएगा। और आप जानते हैं कि वहां पे ये जो नौ क्लासिक की चीजें हैं ना, इसकी वहां पे थोड़ा विरोध किया गया है, या उससे अलग हट करके कहा जाए। बिल्कुल दो ध्रुवों पे क्लासिक लोग जिस प्रकार से नियमों के बंधन को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, स्वच्छंदतावादी नियमों को तोड़ना ही पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो क्लासिक लोग हैं, नौ क्लासिक वाद है, वो जिस प्रकार से नियमों पे बल देता है, स्वच्छंदतावादी नियमों को तोड़ करके नए प्रकार के स्वच्छंद, इसीलिए ये स्वच्छंद है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से छायावाद में पारंपरिक देवरस, अलंकार, छंद और इस सब के आधार पे रचना का मूल्यांकन होता था, वो प्रक्रिया और प्रणाली बदलती है। उसी प्रकार से स्वच्छंदतावादी भी जो है अपने किसी भी काव्य या किसी भी कला को या किसी भी अन्य चीजों को देखने और समझने के एक नए दृष्टिकोण को लेकर के आते हैं, और उसके अनुसार जो है कि वह उसकी व्याख्या और समीक्षा करते हैं। सर हाँ सर, आपकी वॉइस ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है काफी। वो या तो आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या होगी या मेरे यहाँ थोड़ी बहुत हो जा रही होगी। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है दोस्त। वो आपके सामने फिर जो ब्रेक हो रहा है उसको आप लोग जब वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, वहां हो सकता है कि आप लोग रिलेट कर जाइएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम या तो आपकी तरफ हो रही होगी या मेरी तरफ, क्योंकि सबको नहीं सुनाई देगा तो मेरे से हो रही है। नहीं सर, मेरे पास भी रुक रुक के वॉइस आ रही है थोड़ी। हाँ, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा नेट जो है अप डाउन हो रहा होगा, तो सर उसमें मेरे हम लोग को कुछ नहीं सही आ कर रही है। सकते। हाँ, तो वही हो सकता है, नेट की समस्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे साथियों। इस पे हम लोग खैर अपने आप को, अपने समय को खराब नहीं करेंगे। तो अब इस स्वच्छंदतावाद के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दी, आपको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो आप लोग जो है, हाँ, स्वच्छंदतावाद क्या है इसके विषय में और विस्तृत रूप में अलग से पढ़ लीजिएगा या जान लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिकेट कर दिया है कि आखिर ये है क्या, है ना। कह रहे हैं कि स्वच्छंदतावादी व्याख्याकारों ने साहित्य को अनुकरण या यथावत प्रत्यंकन तक सीमित करने पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों ने देखा कि नौ क्लासिक की व्याख्या में वो कहा गया था कि यहाँ पे प्रकृति का मतलब है कि हु बहु जो प्राचीन नियम है उससे बद्ध करके चलना या नियमों से बधा हुआ। यहाँ पे आप देखिए, और जो अनुकृति का उन्होंने कहा कि अनुकृति का मतलब होता है हु बहु प्रत्यंकन, यानी कि हु बहु जैसा वस्तु है या जैसा प्रकृति में दिख रहा है वैसे ही उसका चित्रण कर देना। यहाँ पे आप देखिए पहली लाइन में लिया गया है कि स्वच्छंदतावादी व्याख्याकारों ने साहित्य को अनुकरण या यथावत प्रत्यंकन, जो नव क्लासिक बात लोगों ने कहा, तक सीमित करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नहीं माना है कि आप जो कह रहे हैं कि अनुकरण और प्रकृति और अनुकृति जो आप कह रहे हैं सीधे सीधे ऐसे ही कर देना, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे बूचर बूचर ये स्वच्छंदतावादी विचारक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, है ना। तो बूचर ने कहा कि कौन कहता है कि कलाकार या कवि अनुकर्ता है, यानी कि कह रहे हैं यह कौन कह रहा है कि कलाकार या जो कवि है वह मात्र अनुकर्ता है, मतलब कि अनुकरण करने वाला है, मात्र जो है नकल करने वाला है। ठीक है, वो कह रहे हैं
वह तो ईश्वर की तरह स्वयं करता है, काव्य जगत का निर्माता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन्होंने बूचर ने कहा कि वह जो है अनुकरण करने वाला मात्र नहीं है, वह नकलची नहीं है, बल्कि वह तो ईश्वर की तरह स्वयं करता है। जब वस्तु कैसी हो सकती है या भविष्य की कोई रूपरेखा वह अपने काव्य में या अपनी चित्रकला में या अपने संगीत में या अपने नाटकों में व्यक्त करता है, तो जो भविष्य का जो है कि जो रूपरेखा जो व्यक्त करने वाला है, वह कवि के मानस में यह उपस्थित विचार है। ठीक है, और निश्चित रूप से ईश्वर के दिमाग में भी जो है कि इस सृष्टि का विचार था, जो हमें वस्तु के रूप में आज दिखाई देता है। उसी प्रकार से कवि या रचनाकार वस्तु कैसी संभावना जब कैसी हो सकती है जब इस पे विचार करता है, और कैसी होनी चाहिए जब यह बात करता है, और जब इस तरीके से अपनी रचना को जन्म देता है या अपनी रचना को समाज में प्रस्तुत करता है, तो बूचर कह रहे हैं कि कवि या कलाकार मात्र अनुकर्ता नहीं है, वह मात्र नकल नहीं करता है, बल्कि वह निर्माता है, निर्माण करने वाला है, सृजन करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो इस तरह से ईश्वर जो है जिस प्रकार से विचार अपने मस्तिष्क में रखता है और बाद में यह पूरी सृष्टि उन्हीं विचारों के अनुकरण है, तो कह रहा है यहाँ पे बूचर कह रहा है कि देखो, कवि जो है या कलाकार जो है वह मात्र अनुकरण नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं करता है ना, सृजन करता है, और वह काव्य जगत का निर्माता है। काव्य में जिस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, जिस प्रकार के भविष्य का दिग्दर्शन उसमें व्यक्त किया गया है, इस कारण से वह क्या हो गया, यहाँ पे निर्माता है, सृजन करता है। इसलिए वह ईश्वर के समकक्ष है, ईश्वर के तुल्य है। ठीक है ना, इस प्रकार से बूचर के अनुसार अरस्तु का अनुकरण से आशय हो गया सरादृश्य विधान या मूल का पुनरुत्पादन है ना। यहाँ पे आप सरादृश्य विधान मतलब होता है दोस्तों कि जो दिख रहा है उसका जो है कि वो क्या करता है, पुनरुत्पादन करता है। मतलब वह वैसा ही हूबहू कॉपी नहीं करता है, बल्कि वो अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश और परिस्थितियों के माध्यम से वह दोबारा से उसका पुनरुत्पादन करता है, या कह सकते हैं कि दोबारा से उसकी सृष्टि करता है, उसकी रचना करता है। मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था कि राम का काव्य, राम को नायक मान करके या राम के जीवन को आधार बना करके अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के रामायणों की रचना की गई है ना। नाम उसके अलग है, रामचरितमानस है ना, रामायण है, इसके अलावा उत्तर रामायण है ना, इसके अलावा भवभूति ने भी एक रामायण लिखा था, जैन मुनियों ने लिखा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग आधुनिक काल में मैंने आपको कहा था केशवदास ने भी जो है कि रामायण के राम के चरित्र को लेकर के कुछ लिखा हुआ है ना। इसके अलावा आप लोग आगे आके देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आधुनिक समय में महर्षि चंद्रगुप्त ने साकेत की रचना की। उसी प्रकार से आप आगे आइएगा तो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा राम की शक्ति पूजा की रचना राम के लेकर के लिखी गई है। तो आप देखिए ये जितने भी तरीके के रामायण हैं, या कंबन ने जो है कि जो कंब रामायण लिखा हुआ है दक्षिण भारत में, ये तमिल में है, तो आप देखिए कि राम का जीवन और रामायण की कथा उसमें है, लेकिन उसमें जो निकलने वाले भाव हैं वह जिस समय में लिखा गया है, जिस युग में लिखा गया है, वह उसमें उस युग की समस्या, उस युग की परेशानियां, उस युग की कठिनाइयां उसमें व्यक्त है। इसका मतलब कि नकल अगर मात्र किया जाता तब तो सभी जो जितने भी राम के चरित्र को लेकर के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी ग्रंथों में आपको एक ही प्रकार की कहानी और कथा मिलती। बस राम बन गए, वन से जो है कि लंका गए, लंका में रावण को मारा, और यही आपको हर जगह दिखाई देता। हर जगह जो है कि आप में और कोई आपको उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता, एक ही कथा जो है कि आपको विभिन्न प्रकार की भाषाओं में देखने सुनने को मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़िएगा तो आपको परिवर्तन खुद दिखेगा। प्रत्येक रचनाकार अपने समय और अपने समाज और अपने समाज की परेशानियों और अपने समाज की घटनाओं को ध्यान में रख करके, भले ही वह पौराणिक पात्रों को लेकर के, मिथकों को लेकर के रचना करता है, लेकिन उसमें अपने समय और अपने समाज के अनुरूप उसमें नए अर्थ भरता है ना। और जो ये अर्थ भरने का कार्य है,
इसका मतलब कि वो उसका पुनरुत्पादन करता है, उसका पुनर्सृजन करता है, ठीक है ना। तो ये जो बूचर ने कहा कि अरस्तु का जो अनुकरण है उससे आशा है सादृश्य विधान, या जो दिख रहा है या मूल जो है ना, जो मूल वस्तु है या मूल जो है उसका पुनरुत्पादन है, हूबहू नकल नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे बूचर ने, ये स्वच्छंदतावादी व्याख्या है, इसमें नियमों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नियमों से अलग हट करके बात की जा रही है। और यहाँ पे जो अनुकृति का अर्थ है या वह है मूल का पुनर्उत्पादन। आप लोग सीधे सीधे वहां से रिलेट करिएगा। तो ये प्रकृति और जो एक अनुकृति का मतलब यहाँ पे यही है कि जो दिख रहा है वह प्रकृति है, और उसका जो अनुकरण है वह अनुकरण जो है कि मूल है उसका पुनरुत्पादन किया जा रहा है, दोबारा से उसको सृजित किया जा रहा है, रचा जा रहा है अपने समय और समाज की जरूरत के अनुरूप। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये आप लोगों को स्वच्छंदतावादी व्याख्या बूचर जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि जो हमने अनुकरण सिद्धांत में प्रकृति का अनुकृति है, अनुकरण जो है कि जो कला जो है, कला के बारे में कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है ना, वो हूबहू नकल नहीं है। तो जो ये आपके सामने जो आता है उसका ही आगे चल के नव क्लासिकी और स्वच्छंदतावादी व्याख्याएं होती हैं, और आगे रूपवादी और संरचनावादी व्याख्या भी होगी। तो यहाँ पे जो आप वहाँ पे होरेस थे, एक विद्वान थे, उनका विचार लेकर के हमने कहा और बताया आपको कि वहाँ क्या होता है। और यहाँ आप देखिए कि बूचर ने कहा कि कौन कहता है कि कलाकार या कवि बस नकल करने वाला है, अनुकरता है, अनुकरण करने वाला है, वो तो ईश्वर की तरह करता है, ये स्वीकार किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो अनुकरण है ना, वह जो है कि जो सादृश्य विधान है, जो नया आपको दिख रहा है, या जो मूल है, जो वास्तविक है ना, उसका क्या करता है, वो पुनरुत्पादन करता है अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से, अपने रचना शक्ति के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, और अपने समय समाज परिस्थितियों के जरूरत के अनुरूप। ठीक है, यहाँ पे गिलबर्ट मरे एक और विद्वान है। गिलबर्ट मरे एक विद्वान है, ये भी स्वच्छंदतावादी विचारक हैं। इन्होंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जो प्रकृति और अनुकृति जो शब्द आया है उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो कवि है ना, यूनानी भाषा में इनको पोएतेस कहा जाता है ना, इनके लिए यूनानी भाषा में पोएतेस का प्रयोग किया जाता है, और उसका जो कह रहे हैं कि उसका जो मूल अर्थ होता है कर्ता या रचयिता है। यहाँ देखिए, हमारे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो ये आप लोग जो कवि है ना, पोएट्री होता है ना, पोएट होता है, अंग्रेजी में पोएट है, और जो कविता है वो पोएट्री कही जाती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो पोएट अंग्रेजी में है वो यूनानी भाषा में क्या है, पोएतेस है। ठीक है, और अगर आप उसका अर्थ निकालिएगा, उसमें पोएतेस का जो अर्थ होता है वह है कर्ता या रचयिता, यानी कि जो क्रिएटिव करने वाला है, कुछ करने वाला है ना, और जो रचने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि इसका अनुकरण का अर्थ हुआ रचना या करण होना चाहिए। इसलिए जो है कि वो कह रहे हैं कि ना, जो आप ये अनुकरण कह रहे हो ना, ये रचनाकार जो है कि अनुकरण नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, दोबारा से उसको रचता है या उसको करता है। करण मतलब कि करने वाला होता है ना, करण होता है और कारण होता है ना, कारण होता है तो फिर उसी को जो करने वाला आता है उसको करण कहते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो पोएतेस का मतलब हो गया करने वाला या रचयिता, और उसका अनुकरण हुआ रचना या करण होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ही क्या करते हैं कि जो आपने देखा कि बूचर ने जो बात कही थी कि पुनरुत्पादन है, यानी कि दोबारा से उसको रचा जा रहा है, ठीक वही बात जो है कि गिलबर्ट मरे भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका अर्थ हुआ कर्ता या रचयिता, रचने वाला है ना, रचना करने वाला। ठीक है, वह अनुकरण करने वाला नहीं है, वो नकल करने वाला नहीं है। और रचना करने वाला जो होता है, जो रचयिता होता है, जो क्रिएटिव
होकर के कुछ क्रिएशन करता है, वो क्या करता है कि अपने अनुसार, अपने अनुभव, अपने ज्ञान, है ना, अपने समय, अपने परिवेश, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुरूप जो उसका मानस प्रभावित है, उससे अपनी रचना में कुछ अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना? इसलिए वह मात्र नकल नहीं करता है, बल्कि वह रचना करता है, या दोबारा से पुनर्सृजन किया जाता है, नकल नहीं होता है। ठीक है ना? एक तीसरे विद्वान है, स्वच्छंदतावादी विचारक हैं, एटकिंस। आपको सारी किताबों में इन लोगों के नाम मिलेंगे, बूचर, गिलबर्ट मरे और एटकिंस। ठीक है? एटकिंस ने अनुकरण को सृजनात्मक दर्शन की क्रिया, अनुकरण को सृजनात्मक यानी कि सृजन करने वाले दर्शन की क्रिया, मतलब कि परिवर्तन करने वाला या पुनः सृजन का दूसरा नाम माना है। ठीक है? जो अनुकरण है उसको उन्होंने कहा कि नकल नहीं है ना, बल्कि अनुकरण या आप अनुकृति रख लीजिए। वो कहते हैं यह सृजनात्मक दर्शन की क्रिया है, यानी कि यह सृजनात्मक है, इसमें सृजन करने की संभावना है। कब यह रचनाकार सृजन करता है, और जो सृजन करता है वह ईश्वर है। इसलिए आप देखेंगे कि बूचर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि कब यह रचनाकार क्या होता है, सृजन करने वाला होता है, और जो सृजन करने वाला होता है वह ईश्वर के समकक्ष होता है, क्योंकि सृजन करने की क्षमता और शक्ति ईश्वर में ही निहित है। ठीक है? और दूसरा, फिर ये जो कलाकार या रचनाकार हैं, वे लोग कुछ प्रकार के सृजन करते हैं अपने मस्तिष्क में, और फिर वो भविष्य की रूपरेखा भी तय करते हैं, या उसको अपने रचना में या अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। एक और है विद्वान, चौथे जो इसमें है स्वच्छंदतावादी व्याख्याकारों में, स्कॉट जेम्स। स्कॉट जेम्स ने इसे जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा है ना? आप लोग को पता है स्वच्छंदतावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता कल्पना है। तो यहाँ पे आप देखिए, स्कॉट जेम्स ने जो ये कह रहे हैं कि कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा है, मतलब कि जो रचनाकार है वह अपने मस्तिष्क में परिस्थितियों की, स्थितियों की कल्पना करता है कि ये जो है इसमें और क्या हो सकता है, या इसको कैसी होनी चाहिए, या भविष्य में ये कैसा होगा। तो ये जो वर्तमान में भी जो है कि वो कल्पना करके बता देते हैं, और भविष्य की भी जो है कि आपके सामने एक कल्पना प्रस्तुत करते हैं। और आपने स्वच्छंदतावाद पढ़ा है, वो जो है कि जो समय है, जिस समय स्वच्छंदतावाद हमारे देश में चल रहा, मतलब माना जाता है छायावाद का समय, वह जो है कि स्वाधीनता आंदोलन का समय है ना? 1918 से लेकर 36 तक का माना जाता है मेरे ख्याल से, या 20 से 36 तक का समय है। तो ये जो समय है आपके छायावाद का, वह देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन का समय है, और उनके रचनाओं में, हमारे जो भारतीय रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन का आपको अनुगुंज मिलेगा। ठीक है? तो वो जो है कि भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके पुनर्निर्माण किया जाता है, न कि मात्र अनुकरण करके नकल किया जाता है। ठीक है? यहाँ पे आपको 3 या 4 विद्वान आए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं बाइफरकेट कर दूंगा बाद में। बूचर, ठीक है, गिलबर्ट मरे, ठीक है, इसके अलावा जो है कि एटकिंस और स्कॉट जेम्स। यहाँ पे ये 4 महत्वपूर्ण स्वच्छंदतावादी व्याख्याकार हैं, जिन्होंने प्लेटो के अरस्तु के अनुकरण को व्याख्यात किया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय काव्यशास्त्र में भरत मुनि के सूत्र को, रसनिष्पत्ति के सूत्र को बहुत सारे अन्य विद्वानों ने व्याख्या किया अपने अपने समय में। वो अलग अलग स्कूल से जुड़े हुए थे, यानी कि वो अलग अलग विचार से जुड़े हुए थे। उनके अपने विचार से ध्वनिवादी कोई था, कोई अलंकारवादी था, कोई रूपवादी था, कोई रसवादी था। ठीक है ना? कोई वक्रोक्ति को मानने वाला था। तो उस लोगों ने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या की। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नव क्लासिकी व्याख्या आपने देखा, और यहाँ पे स्वच्छंदतावादी व्याख्या आप सब देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। सर इनको पॉइंट वाइज कर सकते हैं ना, कि पॉइंट हो गए 4, बूचर ने ये कहा, ने कहा, बूचर ने ये कहा, उसके बाद से जो है गिलबर्ट मरे ने ये कहा, इसके बाद से जो है कि एटकिंस ने ये कहा, उसका स्कॉट जेम्स ने ये कहा। ठीक है?
आप सीधे जो है कि पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि स्वच्छंदतावादी व्याख्याकारों ने जो अनुकरण है और जो अनुकृति को लेकर के अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यायित किया है ना। तो उसमें आप जो स्वच्छंदतावादी व्याख्याकार कौन कौन है, बूचर है, मरे है, एटकिंस है और जेम्स है, स्कॉट जेम्स है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ पे कहा जा रहा है। यथावत प्रत्यंकन जो कहा गया और जो नियमों को मानने की बात थी नव क्लासिक की व्याख्या में, यहाँ पे आप देखिए उस तरह की कोई बातचीत नहीं की जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि आप नियमों को तोड़िए और अपने जो नया सृजन है उसको जो है कि आप क्या हो सकता है, क्या कैसी होनी चाहिए, इस पर बातचीत इसमें की गई है। ठीक है ना? ये समझ में आया आप सबको? जी सर। ये है रूपवादी या संरचनावादी व्याख्या। मैंने आपसे कहा था कि ये रूपवाद या संरचनावाद आधुनिक है और 20वीं शताब्दी में जो है कि इस प्रकार का चिंतन किया गया है। कह रहे हैं कि 20वीं सदी के मध्य, है ना, और नव अरस्तुवादी आलोचकों को शिकागो स्कूल का आलोचक कहा गया है ना। ये जो रूपवादी या संरचनावादी है ना, इनको जो है कि शिकागो स्कूल का, शिकागो आप जानते हैं, शिकागो आप शहर ढूंढ लीजिएगा, वहां के जो विचारक हैं उनको कहा गया शिकागो स्कूल के विचारक हैं, है ना। इसी की तरह से और भी जो है कि जो जर्मन विद्वान हैं उनको अलग स्कूल का कहा गया। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि किसी स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि वो विचारों में साम्य रखते थे। और शिकागो निश्चित रूप से आप जानते हैं, तो कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में, है ना, कौन हो गए, नव अरस्तुवादी आलोचकों। ठीक है, मतलब अरस्तु के वाद को जो व्याख्यात विशेषित करने वाले हुए, इनको क्या कहा कि नए अरस्तुवादी, है ना। इसीलिए 20वीं शताब्दी में बात हो रही है। स्वच्छंदतावाद भी पुराना है, ठीक है, ये 19वीं शताब्दी के लगभग है, और जो नौ क्लासिकी हैं वो लगभग मध्यकाल के हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 20वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि लगभग 1945, 50, 60 के आसपास, है ना, ये नौ जो है, जो अरस्तुवादी आलोचक हैं, इनको शिकागो स्कूल का आलोचक कहा जाता है। यानी कि उनकी मुख्य चिंता कलाकृति की स्वायत्तता की प्रतिष्ठा करना था। ठीक है, आप लोगों ने अपने यहाँ भी अस्तित्ववाद पढ़ा होगा, ठीक है, या अपने यहाँ भी कलावाद पढ़ा होगा, है ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो कलाकृति है ना, आप इसको जो है कि बाह्य अन्य कारणों को लगा करके इसका मूल्यांकन मत करिए। या हम कई बार क्या करते हैं कि तुलसीदास के जीवन को ले लेते हैं और किस प्रकार से उनका जीवन अभाव में बीता था, उनके जीवन में क्या कष्ट थे, है ना, किस प्रकार के जो है कि उनको प्रताड़ना सहना पड़ा था, किस प्रकार का उनका जीवन है, तो उनके जीवन से जोड़ करके उनकी रचना को भी हम देखते पढ़ते और समझते हैं। निराला को भी हम पढ़ते समय उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं, है ना। निराला के जीवन में ऐसा था, इतना कष्ट था, इस प्रकार की समस्या थी, फिर जो है कि हम जो रचना उन्होंने लिखा है उसको उस रूप में पढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए हम बार बार ये कहते हैं कि निराला के जीवन का संघर्ष उसमें व्यक्त हुआ है। निराला के जीवन का संघर्ष ही राम की शक्ति पूजा में व्यक्त हुआ है। लेकिन ये जो रूपवादी हैं या संरचनावादी हैं, वह जो है कि काव्य या किसी कलाकृति की संरचना, उसकी बनावट के माध्यम से उसकी आलोचना और व्याख्या विश्लेषण करना चाहते हैं। उसका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे कारणों को वो नेग्लेक्ट करते हैं। और रूसो, शायद मेरे को नाम तो रूसो नहीं, मेरे को भी सार्थ सार्थ ने कहा था, या किसी ऐसे का ही, ठीक ठीक मेरे को नहीं याद आ रहा है कि इन्होंने कहा, सार्थ ने कहा कि लेखक की मृत्यु हो गई है, और इन्हीं लोगों ने कहा था इतिहास का भी अंत हो गया है। ठीक है, तो अब आप जो है लेखक को ध्यान में रख के, उसके जीवन के चरित्र को ध्यान में रख करके, उसके संघर्षों को ध्यान में रख करके ना का मूल्यांकन मत करिए, है ना। नई समीक्षा वाले भी यही कहते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म आप पढ़ेंगे, शायद आपको पढ़ना होगा, तो उसमें क्रेन, आर.एस. क्रेन इसके महत्वपूर्ण विद्वान हैं। तो ये रूपवादी या जो संरचनावादी लोग हैं, ये कहते हैं कि जो
टेक्स्ट हमारे सामने है, जो हमारे सामने रचना है, आप अन्य बाह्य कारणों को लेकर के उसका मूल्यांकन मत करिए, है ना। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप बाह्य कारणों को लेकर के ये आप जो है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या विश्लेषण मत करिए। आप जो है कि रचना की संरचना को देखिए और संरचना को देख करके ही आप व्याख्या विश्लेषण रचना का करिए। अब आप लेखक से जैसे ही रचना लिख दी गई वह लेखक से अलग हो गई। अब आप लेखक को जोड़ करके रचना को मत देखते रहिए कि लेखक कहाँ का रहने वाला था, लेखक का जीवन कैसा था, संघर्षमय था कि खुशहाल था, बड़े घर का था, छोटे घर का था, अमीर था, गरीब था, इससे कोई मतलब नहीं। अब जो उसने लिख दिया है, अब हम उस रचना के माध्यम से उस रचना का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ये रूपवादी या संरचनावादी आपको मैडम पढ़ा रही हैं, वो वहां पे आपको विस्तार रूप में और बताएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि यहाँ पे बाह्य कारणों के माध्यम से जो आलोचना होती है, जो आलोचकों के एक नजरिया होता है किसी कृति का मूल्यांकन करने का, ये लोग यहाँ पे रूप यानी कि स्ट्रक्चर, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, रूप जो है कि आप लोग जानते हैं कि वहां जो है कि जो दिख रहा है, जो आपके सामने किताब है, अब हम उसकी जो है कि जो व्याख्या है, विश्लेषण है, उसको उसी के भीतर से करेंगे, कोई बाह्य जो कारण आरोपित नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, रूपवादी या संरचनावादी शिकागो स्कूल के ये आलोचक कहे जाते हैं। आप लोग शिकागो स्कूल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो कह रहे हैं कि उनकी मुख्य चिंता कलाकृति की स्वायत्तता की प्रतिष्ठा करना था। मैंने आपसे कहा कि जब रचनाकार की मृत्यु हो गई और इतिहास का अंत हो गया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो इन लोगों ने कहा कि अब जो है कि जो रचना है उसके माध्यम से रचना में जो बातें लिखी गई हैं उसका मूल्यांकन उसके अनुसार होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि कलाकृति जो है आपके सामने, वो चाहे चित्र है, चाहे जो है कि काव्य है, चाहे कोई उपन्यास है, चाहे कोई नाटक है, वह जो उसकी व्याख्या होगी, जो विश्लेषण होगा, वह उसके भीतर से ही होगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि रचना या कलाकृति की स्वायत्त, मतलब कि आप हर समय जोड़कर जो व्याख्या और विश्लेषण करते हैं समाज से, इससे उससे जोड़ करके, कह रहे कि आप इससे मत करिए, रचना को ध्यान में रख करके, रचना को केंद्र में रख करके उसकी व्याख्या और विश्लेषण मात्र करिए। तो कह रहे कि इस तरह से कलाकृति की अपनी एक स्वायत्त अस्तित्व निर्मित होता है। ठीक है, इसलिए जो आपके अस्तित्ववादी कुछ विचारक हैं वो भी जो है कि इसमें आ जाते हैं, वो हमसे इतने अलग नहीं है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विद्वान है क्रेन, आर.एस. क्रेन उनका पूरा नाम है। क्रेन के अनुसार कला में अनुकरण का अर्थ हुआ किसी प्राकृत रूप या प्रक्रिया का सादृश्य रचना है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये है भी थोड़े से टेढ़े, आपको थोड़े से कठिन पढ़ने में लगेंगे ये जो संरचनावादी हैं। तो क्रेन कहते हैं किसी प्राकृत रूप या प्रक्रिया का सादृश्य रचना है ना। कह रहे कि जो ये अनुकरण है ना, ये नकल नहीं है। ये कह रहे हैं जो हो सकता है कि कोई प्राचीन कोई कलाकृति है या फिर कोई कृति है या कोई चित्र है, कह रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया को ये फॉलो करते हैं और उसमें कुछ जोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको संरचना को, यहाँ पे प्रक्रिया की जो संरचना रख लीजिए आप सब, है ना। किसी प्राकृत रूप या संरचना का सादृश्य रचना है, मतलब कि जो हम देख रहे हैं उसको दोबारा से रचते हैं। रचना है, बार बार देखिएगा यहाँ पे, वो यह नहीं कह रहे हैं कि नकल है, ये नहीं कह रहे हैं हूबहू प्रत्यंकन है, या कह रहे हैं कि जो रचना प्रक्रिया है ना, जो संरचना है या जो रूप है उनका, कह रहे हैं कि उस रूप का जो है ना, बस जो अनुकरण है वह सादृश्य रचना है। वह भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से पहले के काव्य ग्रंथों की रचना की गई थी, उसी प्रकार से आधुनिक समय में कहते हैं कि रचना जो है कि अपने आप में पूर्ण है, उसको बाह्य कारण से आप लोग उसका मूल्यांकन मत करिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो अनुकरण का मतलब यह हुआ कि जिस रचना प्रक्रिया का अनुसरण पहले के काव्य ग्रंथों में किया गया है, उसी रचना या संरचना या रूप, है ना, का यहाँ पे प्रक्रिया का या उस संरचना का
अनुसरण करना है और अनुसरण करके रचना है ना, क्रिएशन करना है, कुछ नया बनाना है। ठीक है, ये है आर एस क्रेन। इसी में एक दूसरे विद्वान है हार्वे डी गोल्डस्टीन। हार्वे डी गोल्डस्टीन ने प्रकृति के अनुकरण का आशय, कह रहे हैं कि कला की रचना पद्धति और प्रक्रिया में प्रकृति की प्रक्रिया और पद्धति का अनुकरण है। और मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति की जो रचना प्रक्रिया है वह अपने आप में है, वह किसी बाह्य कारण से संचालित नहीं है। उसका जो परिवर्तन होता है वह अपने आप में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे हार्वर्ड गोल्डस्टीन जी कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, जो अरस्तु ने जो कहा कि प्रकृति की अनुकृति है, तो ये प्रकृति जो है ना वह है कि जो कला की रचना पद्धति और प्रक्रिया में है ना, जो रचना पद्धति या जो इनकी संरचनावादी प्रक्रिया है, कह रहे इसमें प्रकृति की प्रक्रिया और पद्धति का अनुकरण है। मतलब कि प्रकृति जो है कि आप देखिए किसी बाह्य कारण से जो है नहीं परिवर्तित होती है, उसमें परिवर्तन होता है लेकिन वह जो है कि स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये संसार, यह जो है कि नेचर या यह प्रकृति एक अपने तरीके से उसमें परिवर्तन होता है और यह अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, इसमें प्रकृति को बनाने के लिए या प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए कोई बाह्य कारण उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उनके अपने आंतरिक कारण होते हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये जो है जो प्रकृति का जो अनुकृति कहा गया है, तो यहाँ पे प्रकृति का मतलब हुआ कि प्रकृति की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसका जो है कि इसमें अनुकरण किया गया है। कह रहे हैं कि जो वस्तु दिख रहा है हमारे सामने, जो हमारे सामने प्रकृति दिख रही है, मात्र इसका अनुकरण जो है रचना में नहीं किया गया है, उस प्रक्रिया का जो है कि अनुकरण किया गया है जिस प्रक्रिया से इस प्रकृति को बनाया गया है, जिस प्रक्रिया से, जिस नियम से यह प्रकृति अपने आप में संचालित है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि यह वस्तु का अनुकरण नहीं है, बल्कि यह संरचना का जो है अनुकरण है, या संरचना को माना गया है, रूप को जो है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्व दिया गया है, जो बाह्य रूप में जो परिवर्तन का कारक होती है। ठीक है ना। आपको इसके बारे में और ज्यादा जो है कि जो रूप, पहले आप जब रूपवादी संरचनावाद समझ जाएंगे जब ठीक ढंग से, तब जाकर के आप इनकी बातों को समझ पाइएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इसलिए इतना ही रखा था कि आपको दो विद्वानों के माध्यम से हमने बता दिया कि पहला जो थे आपके सामने आर एस क्रेन, दूसरे हार्वे डी गोल्डस्टीन, इन दो लोगों ने संरचनावादी या रूपवादी व्याख्या यहाँ पे की है। आर एस क्रेन ने का एक और यहाँ पे विचार है, ने कहा कि ये सिद्धांत कविता की केवल प्रतिछायात्मक सत्ता नहीं मानता है ना। कह रहे हैं कि यह प्रतिछायात्मक सत्ता नहीं मानता, कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिछायात्मक सत्ता जिसके बाहर जीवन की सत्ता निरंतर वर्तमान सच्चाई के रूप में कायम रहे, ये ऐसे ही इनका विचार था। मैंने कहा कि जो जीवन है वह मनुष्य का जो जीवन और जो काव्य का जीवन है, कह रहे हैं कि आप मनुष्य का जीवन का वो हूबहू उसमें प्रत्यंकन नहीं है, प्रतिछाया नहीं है, बल्कि काव्य जो है कि अपने नियमों से, अपने संरचना से, अपने क्रियाकलापों से, अपने आंतरिक बद्धता से संचालित होता है। ठीक है ना। खैर मैं आज इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर आगे बातचीत करूंगा आपसे।